अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइज़ है और मैं गुजरांवाला में रहता हूँ। मेरे बड़ा भाई और मेरी मदर कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुई थी। असल में जुम्मे की रात को अचानक उनका तकरीबन सांस ख़राब हुआ। हमें नॉर्मल लगा कि शायद एसिडिटी हुई है स्टमक में, तो डॉक्टर वगैरह के पास गए कि शायद सांस का मसला। उसने कुछ मेडिसिन दी तो आके रेस्ट कर रही थी। सुबह हल्का सा बुखार फील हुआ, यानी सिम्टम्स का जो है प्रोसीजर वो 3 से 4 दिन बाद सिम्टम्स शो होती हैं। तो जो हमारे रिकॉर्ड में था कि वो 3 से 4 दिन पहले शायद बाज़ार गई थी आधे घंटे के लिए शायद। तो उसके बाद जब सिम्टम्स शो हुई, बुखार था और आहिस्ता आहिस्ता खांसी ज़्यादा बढ़ती गई और बड़े भाई ने उनको पकड़ा था, तो इस वजह से शायद वो उनसे इन्फेक्ट हुआ। उसको माइल्ड डायरिया हुआ साथ और उसको बुखार ज़्यादा था। मदर को सांस का मसला था और साथ खांसी की वजह से सांस का मसला ज़्यादा ख़राब हो गया। इस वजह से उनके जो सिम्टम्स थे वो कोरोना के शो हो रहे थे। असल में 2 पेशेंट्स थे तो दोनों के सिम्टम्स कुछ डिफरेंट थे। मदर को रात को सांस का मामला हुआ, भाई को तकरीबन उसके कुछ 6-7 घंटे बाद अचानक से शिवरिंग सी हुई, उसके बाद बुखार बहुत तेज़। सुबह उसने कुछ एंटीबायोटिक्स लिए जिसकी वजह से उसको डायरिया हो गया। डायरिया की वजह से उसको एब्डोमेन पेन थी बहुत ज़्यादा और साथ खांसी, और खांसी की वजह से सांस ख़राब। और मदर को हल्का बुखार इतना तेज़ नहीं था लेकिन खांसी थी, खांसी के साथ खांसी कर कर के सांस ख़राब हो रहा था और सांस लेने बात करने में बहुत ज़्यादा मसला था। असल में टेस्ट का एक खौफ था कि टेस्ट करवाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, टेस्ट करवाने का डर था। टेस्ट हमने, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे ज़्यादा गलती हमारी थी, टेस्ट हमने नहीं करवाया। हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने हमें लुक आफ्टर नहीं किया। किसी तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे एक डॉक्टर ने चेक किया और उसने कुछ एंटीबायोटिक्स रिकमेंड किए कि इनको चेस्ट इन्फेक्शन है। वो एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल्स थे, वो यूज़ किए 1-2 दिन। उसके बाद भाई को भी वही उसने रिकमेंड किए, जिसकी वजह से दोनों ने वो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए। उसके बाद तकरीबन 1 दिन बाद एक पल्मोनोलॉजिस्ट से बात हुई तो उसने इन दोनों के एक्सरेज देखे और उसने बताया कि इन दोनों को सीवियर सिम्टम्स हैं और इनको कोरोना है। और दोनों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया, क्योंकि इसमें सबसे जो वाइटल चीज़ है वो ऑक्सीजन लेवल है। मदर का 79% था, भाई का 92 था। एनीथिंग अबव 90 इज़ नॉर्मल। तो उसने हमें रेकमेंड किया कि इनको घर में रखें और घर में डाइट और मेडिसिन कुछ लिखी नॉर्मल सी, उससे ट्रीट करें। और मदर को उसने ऑक्सीजन सिलेंडर रिकमेंड किया। साथ उसने कुछ मेडिसिन लिख के दी थी अजिथ्रोमाइसिन में, उसमें कोई भी आप ले लें, अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सब में, वो पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर की तस्वीर इसके बाद मैं आपको लगा रहा हूँ साथ। पल्स ऑक्सीमीटर जो सबसे ज़रूरी है वो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बताता है, और अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% से नीचे जा रहा है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। उसको आप 90 पे मेंटेन रखेंगे तो आप सेफ़ हैं। उसके अलावा अगर ये डिक्रीज़ होता गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। घर में लुक आफ्टर हम कर रहे थे घर में, क्योंकि भाई को तो आप कर सकते हैं, मदर है, जैसे एक खून का रिश्ता भी होता है, आप नहीं रह सकते दूर। तो मास्क था और एग्जामिनेशन ग्लव्स होते हैं लेटेक्स के, तो आप उसको यूज़ करके खाना वगैरह सर्व करें। उसके अलावा लुक आफ्टर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर था जो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको लगाया, उससे काफ़ी बेहतर हुई। उसके अलावा हमने उनको पानी जब उनको चाहिए होता है, उसके अलावा गर्म चीज़ें ताकत वाली, आप यखनी ले लें, आप कोई भी बादाम ले लें, इस तरह की कोई भी चीज़ जिसके अंदर ताकत है। उसके अलावा कैल्शियम, ये चीज़ें जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं। सांस के लिए उनका सांस काफ़ी बेहतर था ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, लेकिन हमने उनको प्रॉपरली ट्रीट किया। उनसे खाना, डाइट सबसे मेन चीज़ है इसमें, लेकिन अनलेस आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो। एक्चुअली डॉक्टर ने जिस दिन हमें रिकमेंड किया था घर जाने के, उसके 1 दिन बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करने के लिए मैं एक डिवाइस लेके आया, ऑक्सीमीटर, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने वो जब अटैच की तो वो 31% शो कर रहे थे और 40% पे इंसान ब्रेन डेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल था। उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि इनको अब हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इनको सिविल हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल हमने शिफ्ट किया तो एक आम परसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गंद होगा, पता नहीं डॉक्टर हमारे पास आएगा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज वगैरह भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपनी सेफ्टी के लिए शायद। तो जब हमने उनको शिफ्ट किया तो सबसे पहले हमारे पास हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया।
उन्होंने कहा जिस बेड पे आपका दिल करता है, खाली जो भी बेड थे, उनका जिस पे आपका दिल करता है हम आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, आपको पंखा चाहिए आपको पंखा मिल जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन लगाई, साफ़ सुथरा सामान। उसके अलावा मेडिसिन थी, डॉक्टर ने आके ट्रीट किया। उसने हमें रिपोर्ट का पूछा, टेस्ट का, तो हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसने किसी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं दिखाई। उसने कहा कि बेशक इनको आपके पास रिपोर्ट नहीं है क्योंकि सीरियस सिम्टम्स हैं, तो उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो सबसे मेन मसला जो था, हमें चाहिए था वेंटिलेटर। डॉक्टर ने हमें साफ बताया कि इनको किसी भी लम्हे हार्ट अटैक भी हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। और ऑक्सीजन लेवल की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो पेशेंट बात बिल्कुल सही कर रहा था, देखने में महसूस नहीं हो रहा था कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ डिक्रीज़ हुआ। जब वो चेक कर रहे थे तो वो काफ़ी, उन्होंने उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाई उनको, तो उनका लेवल मैक्सिमम रेज़ किया 55-56 तक। तो उसके बाद कुछ रिसोर्सेज वगैरह इस्तेमाल करके, वेंटिलेटर खाली नहीं था, 4 वेंटिलेटर थे सिर्फ, और डॉक्टर्स ने हमें बहुत बहुत अच्छी तरह नीचे ट्रीट किया। मेडिकल इमरजेंसी में 3-4 डॉक्टर्स थे उनने, और उन बेचारों ने, मैंने उनसे अच्छे मास्क पहने हुए थे कि मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किसी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं दी, उन्होंने अच्छी तरह ट्रीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और वेंटिलेटर का जो मेन वार्ड है वो 3rd फ्लोर पे था, पहले 2 फ्लोर्स पे आइसोलेशन वार्ड है। तो उसके बाद हम ऊपर वेंटिलेटर वाले वार्ड में लेके गए, तो उन्होंने जिस तरह कहा SOPs फॉलो करके हम सब बाहर रहे। मैंने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारे साथ, हमने थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट किया। मेन SDU वार्ड तक हम गए, वहाँ तक उनको मैंने खुद शिफ्ट किया वेंटिलेटर पे। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे क्योंकि पेशेंट वैसे डरा होता है, वेंटिलेटर एक खौफ का नाम है, यहाँ अक्सर लोगों ने बात बनाई हुई है कि क्या हो जाता है। तो वो खुद ही, मेरी मदर खुद ही शिफ्ट हुई उससे स्ट्रेचर से बेड के ऊपर। मैं अपने हाथों से उनको लीड्स वगैरह अटैच करके आया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपने यहाँ से जाते, क्योंकि वो सबसे इन्फेक्टेड एरिया था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने यहाँ से जाते साथ ही आपने वो करना है, नहाना है घर जाके। तो मैंने विदाउट टचिंग एनीथिंग मैं घर गया, नहा के फिर वापस आया। तो उन्होंने बताया कि हमने आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर ने अपना नंबर दिया और उसने कहा कि इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 79 तक पहुंच गया, तो बाकी आप घर चले जाएं और आप मुझसे कांटेक्ट में रहें, मैं आपको बहुत ज़रा कांटेक्ट करूंगा। तो रात को मेरा डॉक्टर से कांटेक्ट था 3-4 बजे तक, उसने मुझे 2-3 दफ़ा बताया। ये चांद रात की बात है, सुबह ईद थी। डॉक्टर का सुबह मुझे 8 बजे मैसेज आया कि मेरी शिफ्ट चेंज हो रही है और ऑक्सीजन लेवल 65% है, क्योंकि वेंटिलेटर पे जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये अचानक तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, उसके बाद उसी तरह ये वापस आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2% करके इंक्रीज़ होता है। तो उसके बाद हम, डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी शिफ्ट चेंज हो रही है, अब नया डॉक्टर आ रहा है, तो आप उसका हॉस्पिटल में चक्कर लगा के ना 1-2 घंटे तक, तो आप उसका नंबर ले लें। तो जब हम उसका नंबर लेने के लिए 1-2 घंटे बाद ईद वाले दिन तकरीबन 10-10:30 बजे गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जब अंदर गए तो पता चला, क्योंकि हमारे पेशेंट की हालत डॉक्टर ने मुझे बताया था हालत क्रिटिकल है, तो जब हम अंदर गए तो पता चला कि उनका BP गिर रहा है, और BP गिर रहा था तो तकरीबन 5-10 मिनट बाद कॉल आ गई कि शी इज़ डेड। डॉक्टर ने हमें बताया कि डेड है, तो फिर ज़ाहिर बात है इमोशनली हर बंदा फोर्स करता है कि हम डेड बॉडी चाहते हैं, हमें डेड बॉडी घर लेके जाने दें। लेकिन उन्होंने हमें ये अलाउ किया था कि वहाँ पे SDU वार्ड में एक कमरा था, उन्होंने वहाँ से हमें दिखाया, क्योंकि जब पेशेंट की इस वजह से डेथ होती है उसके चेहरे पे फ़ौरन कपड़ा दे देते हैं, क्योंकि डेथ के बाद ये बहुत बुरी तरह ट्रांसमिट होता है, हवा के अंदर आ जाता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर से ये टॉक्सिक बन के निकलता है। तो उन्होंने हमें उस वार्ड तक, वो शीशे का एक कमरा सा था, उससे हमें दिखाया कि ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय दुआ करने के। डॉक्टर ने समझाया ये सब कुछ और हमने समझ के फिर हमने कहा कि ठीक है, जैसे वो चाहेंगे SOPs के तहत। उन्होंने फिर हमें बताया कि, क्योंकि हमने उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि अब आप जितने लोग चाहते हैं आप जनाजे पे बुला सकते हैं, लेकिन SOPs के तहत मास्क वगैरह पहन के आएँ। 4 लोगों की, उसके बाद डेड बॉडी को उन्होंने वहाँ से किया, हॉस्पिटल से शिफ्ट किया। हॉस्पिटल शिफ्ट करते वक्त हमने उनसे कहा कि एक तस्वीर, उन्होंने तस्वीर दी, वो हमारी मर्ज़ी थी, हम चाहते थे नहीं चाहते रहे। उसके अलावा फिर उन्होंने कब्रिस्तान में शिफ्ट किया, उन्होंने कहा जौन से कब्रिस्तान आप लेके जाना चाहते हैं हम ले जाएंगे, अगर आप कहेंगे आप लाहौर लेके जाना चाहते हैं किसी कब्रिस्तान में, हम आपको वहाँ पे भी ले जाएंगे। कब्रिस्तान में हम गए तो जनाजा हुआ, 4 लोगों की लाइन बना के कब्रिस्तान में, डेड बॉडी एम्बुलेंस में थी और जनाजा वहाँ पे हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने हमें कहा कि जिस जिस बंदे ने वो कंधा देना है
और तदफीन करनी है ना, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने किट्स पहनाई, हमने अपने हाथों से ख़ुद कंधा दिया और ख़ुद तदफीन की। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था स्टाफ, SOPs वाला भी, जो एंड पे सारा स्टाफ होता है उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। हमने खुद ही तदफीन की नॉर्मल, सिर्फ ताबूत में होता है, वो बॉक्स के अंदर होता है बॉडी, उसके अलावा हर चीज़ नॉर्मल जिस तरह डेड बॉडी के साथ होता है वैसे ही हुआ। मदर की डेथ हो गई थी, लेकिन घर में एक पेशेंट था भाई, जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे थे खाना वगैरह, और ज़ाहिर बात है वो डायरिया में था, तो उसको खाना उस तरह डाइट नहीं दी जा सकती थी जो नॉर्मल थी। उसको हमने कुछ इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स थी पानी में मिला के पीने वाली, या कुछ गर्म चीज़ें, यखनी, आप देसी मुर्ग की यखनी ले लें या कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें जो इम्यूनिटी के लिए, ताकत वगैरह के लिए, उसको हमने वो दी। उसके अलावा मेडिसिन थी, और प्रिकॉशंस ये थी कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं आता था ताकि किसी और को ट्रांसमिट ना हो। और उसने बेड रेस्ट किया, खाना डायरिया का, फिर डायरिया से रिकवर हुआ तो उसने खाना वगैरह खाया, तो उस वजह से वो रिकवर हो गया। प्रिकॉशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लोग किसी और डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, मतलब डायबिटीज़, एस्थमा, डायबिटीज़ और एस्थमा दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके मरीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ब्लड प्रेशर ऑल्थो वो भी डेंजरस है, लेकिन जो ये दो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है इस केस में, क्योंकि मेरी मदर डायबिटिक थी, थोड़ा सा सांस का मसला भी था, और इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेरा भाई तकरीबन सिम्टम्स आने के 10 से 11 दिन बाद रिकवर हो गया था, क्योंकि सिम्टम्स ऑल्थो आते हैं 3-4 दिन बाद। तो वो रिकवर उसके होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने प्रिकॉशंस सीरियसली ली, घर के अंदर आइसोलेट रहा। और जो यंग लोग हैं वो सिर्फ अपनी डाइट को बैलेंस कर लें, और सिर्फ डाइट को बैलेंस करके अच्छा खाएं, इम्यूनिटी बूस्टर्स खाएं, इंशाल्लाह वो 12-13 दिन में रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 40 प्लस है, मेरी मदर 46 थी, आमतौर पे 50 प्लस की बात करते हैं, 40 प्लस हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो घर में एक ऑक्सीमीटर रखें, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में हर वक्त अवेल रखें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिर जाता है, और ऑक्सीजन लेवल जब गिरता है 50-40% तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो इस सब में हुई, हमने टेस्ट नहीं करवाया, और टेस्ट यानी डॉक्टर ने जब हमें बताया तो काफ़ी देर हो चुकी थी, हॉस्पिटल शिफ्ट करने में भी हम 2-3 दिन लेट थे। ये सबसे बड़ी गलती हमारी थी, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आम लोगों के अंदर ये परसेप्शन है कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे और पॉजिटिव आ जाएगा तो अथॉरिटीज़ आके हमें उठा के ले जाएंगी, घर बंद कर देंगी, पुलिस ले जाती है सबको। ऐसा कुछ नहीं है खुदा के लिए। ये ऐसा तब था, शुरू में था, जब आपके शहर में पूरे दिन में 2 या 3 केस रिपोर्ट होते हैं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि ये स्प्रेड ना हो, इसलिए लोगों को उठा के लेके जाते रहे। अब तो वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप खुदा के लिए घर में आइसोलेट रहें ताकि इसको कंट्रोल कर सकें हम। अब इस किस्म का कुछ नहीं है। आप लोग सबसे पहले, अगर आपको सिम्टम्स शो हो रही है, आप मेंटली भी रिलीव हो जाएंगे, आप पॉजिटिव है नेगेटिव है डजेंट मैटर, आपको सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए, और टेस्ट करवाने के बाद आप प्रिकॉशन अच्छी तरह ले सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर कुछ मिथ्स बनी हुई हैं कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपको कह देंगे कि आप लोग चले जाएं, हम आपको अगर ज़िंदा बच गया तो वापस आ जाएगा, मर गया तो तस्वीर आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आप खाना नहीं दे सकते या आप देख नहीं सकते। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करें विदाउट बीइंग इमोशनल, आप वहाँ पे चीज़ें तोड़े वगैरह, तो फिर तो वो आपको बिल्कुल ऐसे कोई भी अलाउ नहीं करेगा। तरीकाकार ये था कि उन्होंने, डॉक्टर्स ने हमें अलाउ किया कि अगर आप घर से खाना ला के देना चाहते हैं हम वो भी खिलाएँगे, और अगर आप उन पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हॉस्पिटल के पास भी खाना, और खाना मैंने बजाते खुद चेक किया था, फ्रेश खाना जो मरीज़ों के लिए चाहिए वो खाना था। अब आप चाहें कि वहाँ पे वो आपके लिए बिरयानी बना के दें जो स्पेशल है, वो तो ऐसा तो नहीं होगा। जो मरीज़ को चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। और हॉस्पिटल के बारे में कि वो आपको तंग करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, या किसी को कोई और मसला हो तो उसको कोरोना में डाल देते हैं, खुदा के लिए ये गली मोहल्ले के लोगों की बातों पे यकीन ना करें। मैंने अपनी बजाते खुद देखा है, सब कुछ देखा क्या होता है, कैसे होता है। लोग ये पूछते हैं कि हॉस्पिटल जाते साथ ही डेथ क्यों हो जाती है, यानी 2-3 घंटे बाद या इवन 6-7 घंटे बाद डेथ क्यों हो जाती है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर मैं कहूँ कि हम ब्लेम करें डॉक्टर्स को, जी डॉक्टर्स ने कुछ लगा दिया, कोई जहर का टीका लगा दिया, सबसे पहले तो एज अ मुस्लिम हम लोगों को इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि जब तक अल्लाह ना चाहे किसी भी इंसान की जान नहीं निकल सकती। कोई जितने मर्जी टीके लगा लें, आप देखते होंगे कितने लोग सुसाइड करते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं, कुछ जो मर्जी कर लें। सबसे मेन चीज़ है कि हमने भी वही गलती की जब हालत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है। ज़्यादातर लोग तभी लोग छुपते रहते हैं घर में कि सोसाइटी हमें जज करेगी, किसी को पता चल गया कि इसके घर में कोरोना तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस को बुला देंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे ज़रूरी है कि आप
इनिशियली हॉस्पिटल जाएं। हर बंदा एंड पे हॉस्पिटल जाता है जब हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे जानने वाले कुछ और लोगों के साथ सेम ऐसे हुआ कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल 40-45% थे, अनकॉन्शियस थे, और जाके 1-2 घंटे बाद हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। इसमें आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको ब्लेम खुद लेना पड़ेगा। डेड बॉडी के बारे में कुछ मिथ्स हैं कि आपको डेड बॉडी मिलती नहीं है। डेड बॉडी वो अपने पास रख लेते हैं, ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, आपको पैसे ऑफ़र करते हैं कि आप इतने पैसे ले लें और आप छोड़ दें, हमने भी दफनाना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो आप प्रॉपरली, आपके 2 लोग जो नॉर्मली अगर आप उनको तंग ना करें तो आपके काफ़ी लोगों को, वो ज़्यादा 2 लोग होते हैं जो सुपरवाइज़ करते हैं उनको, जो बताते हैं कि हमने कब्र कहाँ रखनी है या बॉडी किस कब्रिस्तान लेके जानी है। उनकी मौजूदगी में वो बॉक्स के अंदर, यानी उनको दिखाते नहीं है, मतलब कि वो मेन वार्ड तक तो नहीं जाते क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया होता है। वो बॉक्स उनके सामने सारा ट्रैवल होता है और बॉक्स जहाँ पे दफनाना हो वहाँ तक जाता है। जब डेथ हुई तो अक्सर लोगों ने बहुत सारी अफवाहें की वजह से कि शायद कोरोना इनके घर में है, इनके भाई भी बहुत सीरियस है, इनकी छोटी सिस्टर फलां, ऐसा कुछ के घर ना जाएं, काफ़ी लोगों ने जज किया। लेकिन कुछ लोग थे, अक्सर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैंने अक्सर लोगों को मना किया फ़ोन करके कि आप लोग अभी ना आए, क्योंकि हम लोगों ने अपने टेस्ट नहीं करवाए थे। अगले दिन जब हम लोगों ने अपने टेस्ट करवा लिए, जब वो सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए, उसके बाद हमने रिश्तेदारों को अंडर SOPs, यानी एक रिस्पॉन्सिबल, यानी सैनिटाइज, मास्क वगैरह के तहत फिर हम उनसे मिले। कुछ लोग उस दिन भी आए विदाउट, बहुत ज़्यादा कुछ लोग इमोशनल थे, अटैच थे इस वजह से। बाकी सोसाइटी में कुछ लोग अजीब तरह जज करते हैं कि वो शायद ये कोरोना वाला था, शायद किसी को होना नहीं। हर शख्स को हो सकता है, हर बंदे को हो सकता है। ये अगर ये आज टाइम मेरे घर पे था, कल को आपके घर पे भी हो सकता है। अल्लाह सबको बचाए, लेकिन इसको जज हमें रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए कि क्या हो सकता है। ये कोई गंदी बीमारी नहीं थी, काइंड ऑफ एड्स टाइप कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि आप उससे करायत खाएं। हाँ, आपको सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे घर आके मुझे कंसोल करें, आप कुछ भी करें, आप उनके लिए मगफरत की दुआ पढ़ लें, मेरे लिए यही इनफ है। लेकिन सबसे पहले आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। स्टे सेफ, अपने घरों में रहें, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की। हमें कुछ लोगों ने जज किया इस तरह, लेकिन काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। कुछ लोगों ने हमारी बात समझी और जिस तरह हमने उनको समझाया, असल में सबसे मेन चीज़ थी कि हमें इस बात की खुद समझ थी कि लोगों को नहीं बुलाना, क्योंकि जितने लोग आएंगे अगर उनमें से किसी के अंदर हुआ तो किसी और को ट्रांसमिट हो सकता है। आज एक टाइम मेरे पे था, कल को किसी और की माँ पे है, मैं नहीं चाहता। मैंने अपने काफ़ी करीबी दोस्तों को बहुत ज़्यादा वो इंसिस्ट कर रहे थे मिलने का, मैंने कहा जब तक मेरा टेस्ट नहीं होता तब तक मैं आपसे नहीं मिल सकता। इसलिए बीइंग रिस्पॉन्सिबल, हमें ये लोगों, हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। हमारी आवाम ने फिल्म्स देख के हर चीज़ लगता है कि पैसा पैसा, जी कोई पैसे दे रहा है, कोई पैसे ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये हकीकत है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक हो सकता है आप इन्फेक्ट हो जाएं, आपके कोई करीबी इन्फेक्ट हो जाए। इससे पहले हम भी इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, मैं बहुत सारी मीम्स शेयर कर रहा था, कोरोना ऐसे तो वैसे। जब तक अपने ऊपर नहीं आती तब तक कोई भी सीरियस नहीं होता। इससे पहले कि आपके ऊपर ये टाइम आए, खुदा के लिए इसको सीरियस लें।